Hello students, are you getting my voice? Good afternoon all. MLT first year. Okay, fine. So we can start our topic today. Okay, fine students. You all are getting my voice. Okay, good afternoon all. Good afternoon. Our today's class is in continuation with our topic blood composition and function. हम लोग लास्ट क्लास में इसको स्टार्ट कर चुके हैं और कुछ इस पे टॉपिक्स कुछ स्लाइड्स हम पढ़ भी चुके हैं. मैं बहुत फास्ट स्क्रॉल करूंगी, आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज होगा लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा है. We have studied about blood. Blood is a fluid connective tissue और study of blood को हम hematology कहते हैं. रेड कलर का होता है बिकॉज ऑफ आरबीसीज. आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट होता है. ये 3 to 4 टाइम्स मोर विस्कस होता है देन द वाटर और स्लाइटली एल्कलाइन होता है. फाइन. ब्लड की वॉल्यूम 5 से 6 लीटर ऑन एन एवरेज ह्यूमन एडल्ट्स में पाई जाती है. ब्लड के दो तरह से यदि हम इसके कंपोजिशन को डिवाइड करें तो मेजॉरिटी फॉर्म में जो है इसके दो टाइप के कंपोनेंट्स आते हैं. एक आता है सेल्यूलर कंपोनेंट और दूसरा आता है नॉन सेल्यूलर. नॉन सेल्यूलर में मैंने आपको बताया था कि फ्लूइड कंपोजिशन, द फ्लूइड थिंग इज द प्लाज्मा. ब्लड के अंदर जो लिक्विड वाला पोर्शन है दैट इज नोन एज प्लाज्मा और उसके अंदर जो डूबे हुए सेल्स हैं दे आर नोन एज इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटिलेट्स, जिसे आप आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटिलेट्स भी कहते हैं. ये पिक्चर हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं. यहां पर मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यूबीसीज दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट. ग्रेनुलोसाइट में 3 सेल आते हैं और इन तीनों ही सेल्स के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं. साइटोप्लाज्म दरदरा होता है, ग्रेनुलेटेड होता है, जबकि ए ग्रेनुलोसाइट किस्म के जो सेल होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में किसी भी किस्म के ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते. दे आर नोन एज अग्रेनुलोसाइट. और ऐसे 2 डब्ल्यूबीसीज हैं हमारे पास, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट. क्लियर है? उसके बाद हमने डिस्कस किया था प्लाज्मा. प्लाज्मा क्या है? एक पेल येलो कलर का लिक्विड है जिसमें बाकी सारे सेल्स डूबे हुए होते हैं. इसका कंपोजिशन हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ा था कि लगभग 22% तो वाटर ही होता है, 7% इसमें प्रोटीन होते हैं और 1 से 1.5% दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं. ये ट्रांसपोर्ट एंड रिलीज ऑफ हीट करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस. इसके अंदर जो 3 प्रोटीन्स होते हैं उनका अलग अलग काम है. एल्ब्यूमिन का अलग काम है, ग्लोबुलिन का अलग है, फाइब्रिनोजन का अलग है. एल्बुमिन का काम है ऑस्मोटिक बैलेंस करना. ये हर सेल का एक बैलेंस बना के रखता है, उसकी टर्जिडिटी के कारण, उसके वाटर कंटेंट के कारण, उसके सॉल्ट कंटेंट के कारण हर सेल अपनी एक स्पेसिफिक शेप में रहना चाहिए. तो इट मेंटेन्स द ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द सेल्स. ग्लोबुलिन्स का काम क्या है? ग्लोबुलिन, ये आपने आजकल सुना भी है, एंटीबॉडीज है ना. तो जितनी भी एंटीबॉडीज होती हैं जो हमारी बॉडी को एक डिफेंस देती हैं, एक बीमारियों से लड़ने की कैपेसिटी देती हैं, क्षमता देती हैं इम्यूनिटी की, वो सब एंटीबॉडीज के कारण होता है. एंटीबॉडीज क्या है? एंटीबॉडीज आर ग्लोबुलिन प्रोटीन्स. उनका यदि आप नेचर पढ़ें, उनकी यदि आप स्ट्रक्चर पढ़ें तो दे आर ग्लोबुलिन्स. फाइब्रिनोजन क्या होता है? फाइब्रिनोजन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड के जमने में हेल्प करता है. कहीं पर यदि एक बार चोट लग गई और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई तो थोड़ी देर के बाद ब्लड क्लॉट हो जाता है, रुक जाता है ब्लड बहना, है ना. तो दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रोटीन फाइब्रिनोजन. फाइब्रिनोजन इज फाउंड इन द प्लाज्मा. और उसके अलावा कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं. इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, ठीक है, जैसे Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, कैल्शियम, ये सब पॉजिटिव हैं. और नेगेटिव में आता है आपका क्लोराइड आयन आ गया, आयोडाइड आ गया, सल्फेट्स आ गए, फॉस्फेट्स आ गए, ये सब नेगेटिव हैं. तो दे ऑल मेंटेन द पीएच ऑफ ब्लड. क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट प्लाज्मा जो मैंने अभी पीछे पढ़ाया. ये हमारे 3 सेल्स हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स. आरबीसीज को कहा जाता है इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज को हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट्स. आरबीसीज के बारे में मैं बता चुकी हूँ कि दे आर राउंड सर्कुलर सेल्स और बाइकनकेव होते हैं.
इसकी पिक्चर यहाँ आप देख सकते हैं, दे आर बाई कनकेव, यानी दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा गहरा, थोड़ा थोड़ा दबा हुआ अंदर की तरफ, ठीक है ना, दोनों ही साइड से थोड़ा गहरा होता है। दे आर राउंड बॉडीज, डिस्क शेप, मतलब फ्लैट होते हैं, ऐसे क्रिकेट बॉल जैसा नहीं होता। एंड दे डोंट हैव न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अलावा और भी जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनलीज होते हैं किसी भी
सो वेयर वर वी, देयर वाज सम नेटवर्क इशू बेटा, जिसके कारण सिग्नल्स बीच में चले गए थे। तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द आरबीसीज। देखिए, जब भी मैं आरबीसीज के बारे में आपसे पूछती हूँ या कोई भी पूछता है, ये वाली स्लाइड आपके दिमाग में बिल्कुल फ्लैश हो जानी चाहिए, एकदम सारी चीजें आ जानी चाहिए। आरबीसीज सर्कुलर होते हैं, बाइकनकेव होते हैं, न्यूक्लियस नहीं होता उनमें, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं। डायामीटर उनका 7 से 8 माइक्रोमीटर है, मोटाई थिकनेस 2.5 माइक्रोमीटर है। रेड कलर है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। और मेल में 5.4 मिलियन आरबीसीज पर माइक्रोलीटर होते हैं, जबकि फीमेल्स में थोड़े कम है, 4.8 मिलियन आरबीसीज पर माइक्रोलीटर होते हैं। नॉर्मल रेंज आरबीसीज की, कितने आरबीसीज होते हैं नॉर्मली एक इंडिविजुअल में, मेल फीमेल, आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, ठीक है। लाइफ स्पैन यानी जीवन कितना होता है आरबीसीज का, 120 दिन का, 120 डेज, ठीक है। इर्थ्रोपोइसिस, ये स्लाइड मैंने लास्ट कल आपको अच्छे से समझाई थी। इर्थ्रोपोइसिस में क्या था, आरबीसीज की प्रोडक्शन की प्रोसेस को हम इर्थ्रोपोइसिस कहते हैं। आरबीसी बनते कहाँ हैं, कैसे हैं, कल हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में इसको। कहां पर, इर्थ्रोपोइसिस, आरबीसीज की प्रोडक्शन की साइट कौन कौन सी है, कहां कहां बनता है, एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स आपको याद है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, एज वेल एज इरेगुलर बोन्स एंड फ्लैट बोन्स। जब बच्चे का जन्म होता है तब उसकी सारी की सारी बोन्स में मैरो होती है, यानी कि उसकी सारी बोन्स में इर्थ्रोपोइसिस होता है। लेकिन विद द एज, विद द टाइम, ये बोन के अंदर जो सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यू है जिसको हम बोन मैरो कहते हैं, वो रिप्लेस हो जाता है और उसकी जगह पर हार्ड बोनी टिश्यू आने लगता है और बोन्स स्ट्रेंथन होने लगती हैं, बोन्स के अंदर ताकत आने लगती है, क्योंकि उसके अंदर का जो सॉफ्ट जेली जैसा जो टिश्यू है वो अब धीरे धीरे सिकुड़ कर सिर्फ एंड्स पे रह गया है और बीच में से बोन पूरी स्ट्रॉन्ग, स्टोन हार्ड, पत्थर के जैसे सख्त बन जाती है, बिकॉज वहां पर अब बोनी टिश्यू आ गया है। और मैरो कहां पर चली गई है, एंड्स पे, सिकुड़ती सिकुड़ती कम होते होते सिर्फ एंड्स पे रह गई है। जबकि फ्लैट बोन्स के एग्जांपल मैंने लास्ट क्लास में आपको बताए थे। स्टर्नम, जो आपकी चेस्ट बोन है, छाती में जो बिल्कुल सामने जो बोन है, स्टर्नम उसे हम कहते हैं, वो एक फ्लैट बोन है। जो हमारे शोल्डर्स की जो बोन है, कंधों की जो बोन है, जब हम ऐसे कोहनी मारते हैं, ऐसे हाथ पीछे करके देखिए, कोहनी जब आपने ऐसे पीछे किया तो कमर में पीछे एक ट्रायंगल शेप बोन आपकी निकल कर आती है, चलती है ना, दिस बोन इज नोन एज स्कैपुला। ये एक फ्लैट बोन है ट्रायंगल शेप की जो कंधे बनाती है ना, शोल्डर बोन हम इसको बोलते हैं। तो ये भी एक फ्लैट बोन है, इसमें भी मैरो होती है। जितनी फ्लैट बोन्स मैं गिनवा रही हूँ, पेल्विक गर्डल या हिप बोन जिसको हम बोलते हैं, हिप्स भी फ्लैट बोन्स होती हैं वहां पर, ठीक है। तो दोनों साइड पर दो फ्लैट बोन्स होती हैं, इसमें भी रेड मैरो या बोन मैरो होती है, ठीक। मैंने 3 आपको फ्लैट बोन्स आपको गिनवाई, स्टर्नम, पेल्विक गर्डल एंड शोल्डर गर्डल, कंधों की बोन, हिप्स की बोन और चेस्ट बोन, ये तीनों फ्लैट बोन्स हैं। इसके अलावा रिब्स, रिब केज जो आपकी जो बनाती है, जो रिब केज, जो ये पेयर ऑफ रिब्स जो दोनों तरफ से स्टर्नम से और पीछे बैकबोन तक गई हुई होती है, इन सब के अंदर भी इर्थ्रोपोइसिस होता रहता है, ठीक। तो यदि कोई आपसे साइट ऑफ इर्थ्रोपोइसिस पूछता है, या वेयर डज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, या वेयर डज द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज अकर, कहां पर होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, बोन मैरो। और कौन सी बोन मैरो, बोन मैरो which is found at the ends of long bones, which is found in the flat bones and irregular bones। और उनका आप नाम भी लिख सकते हैं, कौन कौन सी बोन्स जो मैंने अभी आपको बताई, क्लियर। चलिए, इर्थ्रोपोइसिस पर हम अगली बार एक डिटेल क्लास लेंगे, ठीक है। फंक्शन ऑफ आरबीसीज हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, इनका काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। गैसेस का ट्रांसपोर्ट जो है इर्थ्रोसाइट्स करते हैं, आरबीसीज करते हैं, ठीक। अच्छा, इसका थोड़ा सा आप ये याद रखिएगा कि 13 to 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड है। ये भी एक नॉर्मल रेंज है जो आपको याद होनी चाहिए, हीमोग्लोबिन का नॉर्मल अमाउंट कितना है।
ये फिलहाल बोथ द जेंडर्स के बारे में बताया गया है। हालांकि मेल और फीमेल की थोड़ी थोड़ी वैल्यूज डिफर करती हैं। मेल में कंपैरेटिवली हीमोग्लोबिन ज्यादा है बिकॉज उनमें आरबीसीज भी ज्यादा है। फीमेल्स में थोड़ा हीमोग्लोबिन कम है एज कंपेयर टू मेल। मैं आपको इसकी पूरी परफेक्ट टेबल दूंगी, एज के साथ, जेंडर के साथ कितना हीमोग्लोबिन नॉर्मली होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक थोड़ा सा आइडिया आपके पास है कि नॉर्मली 13 से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड होना चाहिए। एक आरबीसीज में कितने हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल होते हैं? 250 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन होते हैं। और एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वो एक समय पर 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। 4 ऑक्सीजन अपने साथ बांधकर आगे सेल्स तक जा सकता है। क्लियर है? देखो ये वाली स्लाइड आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ऊपर क्वेश्चन लिखा होगा, नीचे 4 ऑप्शन लिखे होंगे। ए में लिखा होगा जैसे ब्लड में कितने ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होना चाहिए। पहला ऑप्शन है 8 से 10 ग्राम, दूसरा है 13 से 15 ग्राम, फिर है 15 से 18 ग्राम, फिर है 20 से 25 ग्राम। तो आपको पता होना चाहिए आपकी राइट ऑप्शन क्या है। ठीक है, इसी तरह ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैन बाउंड विथ हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, या ऑक्सीजन का नाम भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी नाम हो सकता है। तो नीचे लिखा होगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन पहली ऑप्शन में, फिर लिखा होगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, फिर 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, फिर चौथा होगा 4th मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको पता होना चाहिए आपको टिक किस पे करना है, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए अब मैं स्टार्ट करूंगी डब्ल्यूबीसी से, जो कि आज का टॉपिक है। और अब अच्छा स्ट्रेंथ मेरे पास स्टूडेंट्स की आ चुकी है, 30-31 बच्चे हैं मेरे पास इस समय यूजर्स। चलिए तो लेट्स स्टार्ट विथ डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज का नाम, हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसीज आर नोन एज ल्यूकोसाइट्स। दे आर नोन एज ल्यूकोसाइट्स। ये कलरलेस सेल्स होते हैं बच्चों, और इनके अंदर न्यूक्लियस होता है। आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता, प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन डब्ल्यूबीसीज में न्यूक्लियस होता है। क्लियर? इनके अंदर कोई कलर्ड पिगमेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए ये इनका कोई भी कलर नहीं है, इन सेल्स का कोई भी कलर नहीं है। ठीक है, तीसरा बात क्या लिखी है बेटा? दे आर फैगोसिटिक सेल्स। फैगोसिटिक सेल्स, फैगोसाइटोसिस सब समझते हैं। फैगोसाइटोसिस मींस सेल का ईटिंग प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। सेल जैसे एमीबा की मूवमेंट आपने पढ़ी होगी क्लास 12th में। एमीबा आगे आगे चलता है और वो जिस चीज को उसको खाना है उसके ऊपर अपने स्यूडोपोड्स फेंकता है और उसे एंगल्फ कर लेता है, उसे खा लेता है। इसी तरीके से हमारे डब्ल्यूबीसीज भी करते हैं, और उस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। ईटिंग अप ऑफ थिंग्स, किसी चीज को खा लेना का जो प्रोसेस है उसे फैगोसाइटोसिस कहते हैं। तो हमारे डब्ल्यूबीसीज बहुत एक्टिव फैगोसिटिक सेल होते हैं। ये जैसे ही किसी हार्मफुल एजेंट को देखते हैं, किसी बैक्टीरिया को देखा या किसी वायरस को देखा, तो तुरंत उसको खा जाते हैं। ठीक है, दे आर एक्टिव फैगोसिटिक सेल्स। क्लियर? दूसरी चीज, इनकी नॉर्मल रेंज कितने होने चाहिए? नॉर्मली 5000 टू 9000, या कुछ बुक्स में 11000 तक भी लिखा हुआ होगा। 5000 टू 11000 या 10000 इज द पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड इज द नॉर्मल रेंज। 1 क्यूबिक मिलीमीटर या 1 माइक्रोलीटर में कितने डब्ल्यूबीसी होने चाहिए? 5000 से 10,000 तक या 9,000 तक आपके डब्ल्यूबीसीज होने चाहिए। डब्ल्यूबीसीज की जो लाइफ है, डब्ल्यूबीसीज का जो जीवन काल है वो बहुत कम होता है। दे आर एवरेज यदि हम लें तो 3 to 4 डेज का ही इनका लाइफ स्पेन है। हालांकि हमारे पास 5 अलग किस्म के डब्ल्यूबीसीज हैं। कुछ डब्ल्यूबीसीज ऐसे होते हैं जिन जो थ्रू आउट लाइफ भी होते हैं, जो जन्म के समय, हमारे जब जन्म हुआ तब वो डब्ल्यूबीसी पैदा हुए, और जब हम मरेंगे तब तक हमारे शरीर में वो रहेंगे। कुछ डब्ल्यूबीसीज ऐसे भी होते हैं। कुछ डब्ल्यूबीसीज है जो कई कई सालों तक जिनका लाइफ स्पेन है, पर ऑन एन एवरेज जब हम देखते हैं तो उनका लाइफ स्पेन कम है, लगभग 3 से 4 दिन। वो बहुत कम नंबर में है जो लंबे समय तक रहते हैं। ठीक है, और ये भी बोन मैरो में बनते हैं। मैंने अभी बताया तीनों सेल हमारे बोन मैरो में बनते हैं।
आरबीसीज जब मैंने बताया तब वहीं पर डब्ल्यूबीसीज भी बनते हैं। क्लियर? फीटल लाइफ में या इंट्रायूटेराइन लाइफ में, यानी कि बच्चा जब माँ के गर्भ में है, अभी उसका शरीर, बच्चे का शरीर बन रहा है, उस समय पर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि उस समय पर जब बोन्स नहीं बनी होती, लेकिन ब्लड तब भी बन रहा होता है, डब्ल्यूबीसीज तब भी बन रहे हैं, आरबीसीज तब भी बन रहे हैं, लेकिन वो बोन में नहीं बन रहे। वो कहाँ बन रहे हैं? वो स्प्लीन में बन रहे हैं, बताया था मैंने, वो लीवर में बन रहे हैं। आरबीसीज के बारे में मैंने आपको बताया था कि फीटल लाइफ में वो कहां पर बनते हैं? लीवर एंड स्प्लीन। आरबीसीज फीटल लाइफ में लीवर एंड स्प्लीन में, जबकि डब्ल्यूबीसीज कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में तो बन ही रहे हैं, बोन मैरो में बन रहे हैं, कुछ हद तक स्प्लीन में बनेंगे। इसके अलावा हमारी जो लिम्फ नोड्स हैं उनके अंदर डब्ल्यूबीसीज हमेशा बनते रहते हैं। कभी आपको, आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया हो, कभी यदि हमें कोई क्रॉनिक डिजीज होती है, मान लीजिए बहुत दिनों तक बुखार हो गया है, गला खराब हो गया है हमारा, और वो यदि थोड़ा लंबा चल गया है, थोड़ी लॉन्ग ड्यूरेशन यदि हो गई है, तो हमारे गले में टॉन्सिल्स जो हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं, मतलब गले में यहाँ पर गांठें दिखने लगती है। या कई बार कान के पीछे आपने महसूस किया हो, जब यदि छोटे बच्चों में यदि हाई फीवर होता है तो कान के पीछे जो है गुठलियां सी बन जाती हैं। या कई बार नीज में, यहाँ नीज के बैक फोल्ड पर, यहाँ पर घुटनों में, घुटनों के पीछे जब हम घुटने मोड़ते हैं, जो सॉफ्ट स्किन जो बैक साइड पे जो है, यहाँ पर भी कई बार लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो जाती है। तो ये लिम्फ नोड्स क्यों एनलार्ज हो जाती है? लिम्फ नोड्स होती हैं, लिम्फ नोड्स हमारे पूरे शरीर में जाल के जैसे पूरी बिछी हुई है, बहुत सारी लिम्फ नोड्स हमारी बॉडी में है। और ये, इनको हम ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि हमारे शहर में जगह जगह पर पुलिस चौकियां हैं, पुलिस स्टेशन है ना जगह जगह पर। पुलिस स्टेशन में, चौकियों में क्या है कि ज्यादा पुलिस के लोग बैठे होते हैं, उनके पास ज्यादा पावर है। यदि शहर में कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है जहां पर कि पुलिस का पहुंचना जरूरी है, तो वहां से टीम फटाफट वहां पहुंच सकती है, वो तुरंत एक्शन ले सकती है। वैसे ही उसी तरीके से हमारी बॉडी में लिम्फ नोड्स होती हैं। लिम्फ नोड्स के पास प्रिकर्सर सेल होते हैं, यानी कि वो सेल जो भी बाहर नहीं निकले, जो भी मैच्योर नहीं हुए बाहर, लेकिन यदि बॉडी को जरूरत हुई, यदि बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ, तो वहां से फटाफट फटाफट पूरी आर्मी बाहर निकलेगी, वहां से बहुत सारे डब्ल्यूबीसीज बाहर निकलेंगे। दे आर लिम्फ नोड्स। समझे? ये जो चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, पेयर्स पैचेस, पेयर्स पैचेस इंटेस्टाइन में होते हैं, ये भी एक पूरा पैच है, इंटेस्टाइन के अंदर एक लेयर है, वो पूरा उसके अंदर वहां पे प्रिकर्सर सेल बैठे हुए हैं, समझ रहे हो? वहां पर डब्ल्यूबीसीज बैठे हुए हैं, जो कि डब्ल्यूबीसीज वहां पर एक कैंटोनमेंट जोन है डब्ल्यूबीसीज का। जैसे हमारे कैंटोनमेंट जोन्स होते हैं ना जगह जगह पर, मेरठ कैंट है, यहाँ देहरादून में भी कैंट है। तो कैंटोनमेंट जोन में क्या होता है? बहुत सारे आर्मी के लोग होते हैं, है ना? जरूरत पड़ती है तो उन फटाफट वहां से ट्रक भर भर के जाएंगे कि कहाँ जाना है, क्या पोस्टिंग है, कहाँ पर क्या है, दे कंट्रोल द सिचुएशन। उसी तरीके से ये लिम्फ नोड में प्रिकर्सर सेल्स होते हैं, थाइमस में प्रिकर्सर सेल्स होते हैं, पेयर्स पैचेस में होते हैं। और जब जब बॉडी को एक्स्ट्रा डिफेंस चाहिए, नॉर्मली तो 5,000 से 10,000 तक डब्ल्यूबीसी घूम ही रहे हमारे ब्लड में, छोटा मोटा तो रोज जो इन्फेक्शन आ रहा है, कुछ भी बैक्टीरिया हवा से, खाने से कुछ भी आ रहा है, उसको तो निपटा ही रहे हैं। बट जब हमें बीमार हम पड़ते हैं, यानी कि बैक्टीरिया या वायरसेस, उनका नंबर ज्यादा हो गया बॉडी में, तब ये साइट्स जो हैं, जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स को लेकर बैठी हैं, प्रिकर्सर सेल्स को लेकर बैठी हुई हैं, ये एक्टिव हो जाती हैं और ये खूब सारे डब्ल्यूबीसीज बनाना शुरू कर देती हैं। समझ में आया? क्लियर है बेटा? इनका काम है फैगोसाइटोसिस करना, ठीक है? ये फैगोसाइटोसिस करती हैं और फैगोसाइटोसिस करके ये बैक्टीरिया और वायरसेस को खत्म कर देती है। ठीक, अब ये डब्ल्यूबीसीज दो तरह के हैं, मैंने लास्ट स्लाइड में भी आपको बताया था, दे आर ऑफ टू टाइप्स, ग्रेनुलोसाइट्स एंड अग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में तीन आते हैं, न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल, बेसोफिल। आप इनको बोलकर देखेंगे बेटा, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। ए ग्रेनुलोसाइट्स में दो सेल्स आते हैं हमारे,
lymphocytes and monocytes. They are the cells, they do not have any granules, that's why they are known as agranulocyte. Clear है? चलिए, सो यहां आपके पास 3 सेल्स हैं, तीनों का सबसे पहले आप पिक्चर देखिए। न्यूट्रोफिल्स में ये जो डार्क पर्पल कलर का ये लोब्यूलेटेड जो पड़ा हुआ है इसके अंदर, ये इसका न्यूक्लियस है। ईस्नोफिल में ये जो 2 आई बॉल के जैसे जो पड़ा हुआ है, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे स्पेक्स वहां पे रखे हुए, चश्मे रखे हुए, इसको आउल्स आई भी बोलते हैं। न्यूक्लियस के इस तरीके से जो ये दिख रहा है, जो इसकी मॉर्फोलॉजी है, उल्लू जैसी आंखें, आउल्स आई। ईस्नोफिल, आउल्स आई न्यूक्लियस, बाइलोब्ड न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस है लेकिन वो बीच में से राउंड नहीं है, बल्कि उसके 2 हिस्से हो गए, 2 लोब्स में वो बट गया है। बाइलोब्ड न्यूक्लियस इसको बोलते हैं। ठीक है। तीसरा सेल जो बेसोफिल है, उसके अंदर न्यूक्लियस एस शेप का होता है, जैसे आप कॉपी में एस फॉर स्वान लिखते हैं, एस फॉर शिप लिखते हैं, मतलब न्यूक्लियस जो है ऐसे मुड़ तुड़ गया है, ट्विस्टेड फॉर्म में हो गया न्यूक्लियस। ठीक। और न्यूक्लियस के ऊपर इतने ग्रेन्यूल्स होते हैं कि न्यूक्लियस दिखता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि पूरे में तो ग्रेन्यूल्स ही भर गए हैं पूरे सेल में। क्लियर है? न्यूट्रोफिल में आपके पास 3 से लेके 5 लोब्स हो सकते हैं न्यूक्लियस के। अभी तक आप लोगों ने राउंड न्यूक्लियस पढ़ा था। कोई भी एक सेल होता है तो उसमें न्यूक्लियस को आप ऐसे गोल एक सर्कल बना दिया करते थे, दिस इज न्यूक्लियस। लेकिन डब्ल्यूबीसीज में, ग्रेनुलोसाइट्स में जो न्यूक्लियस है वो राउंड बॉडी नहीं है, बल्कि न्यूक्लियस के लोब्स बन गए हैं। न्यूक्लियस के अलग अलग जो है उसके टुकड़ों में वो ऐसे बट गया है, एक लोब दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस टूट गया है, न्यूक्लियस के 5 हिस्से हो गए, नहीं, न्यूक्लियस एक ही है, लेकिन वो जगह जगह से ऐसे सिकुड़ गया, जहां से सिकुड़ गया वहां पे धागा जैसे रह गया, समझ रहे हो? तो वो क्रोमेटिन का एक धागा सा वहां पर रह गया है। न्यूक्लियस जो है जगह जगह पर सिकुड़ गया है, जिसके कारण कि वो लोब्स में तब्दील हो गया है। और न्यूट्रोफिल में 3 से 5 लोब्स हो सकते हैं न्यूक्लियस के। ईस्नोफिल में 2 लोब्स हैं। बेसोफिल में एस शेप न्यूक्लियस होता है, ट्विस्टेड न्यूक्लियस। क्लियर है? न्यूक्लियस समझ में आया बच्चों? ठीक है। ये तीनों ही सेल्स, इनका डायमीटर लगभग, साइज यदि हम देखते हैं तो इनका डायमीटर लगभग 12 से 15 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है। थोड़ा सा ईस्नोफिल बड़ा होता है, ईस्नोफिल 16-17 माइक्रोमीटर हो जाएगा, न्यूट्रोफिल से थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है। तो ऑन एन एवरेज यदि हम इसका देखते हैं तो 12 से 15 माइक्रोमीटर के बीच में लगभग इनका तीनों का सेल है, का साइज है। आरबीसी याद कीजिए 7 माइक्रोमीटर, और ये 12 से 15, यानी लगभग लगभग दुगने। ऑन एन अराउंड इनका साइज आरबीसी से लगभग डबल होता है, 12 से 15 माइक्रोमीटर इन डायमीटर दे हैव द साइज। क्लियर है? अच्छा, अब जो सबसे पहला पॉइंट लिखा है, आप वो सोच रहे होंगे ये टेक न्यूट्रल स्टेन, एसिडिक स्टेन, बेसिक स्टेन, ये मैम ने क्या लिखा है? बेटा बॉडी के अंदर ये कलरलेस होते हैं, बॉडी के अंदर इनके ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ा होता, कोई स्टेन इनके ऊपर नहीं होता। लेकिन जब हम लैब में इनको स्टडी करते हैं, हमने एक ब्लड सैंपल लिया और उस ब्लड सैंपल को हमने स्लाइड के ऊपर रख के एक फिल्म बना दी, मतलब एक लेयर बना दी ब्लड की, उसको हम फिर स्टेन करते हैं, उसको हम फिर कलर करते हैं। कलर का मतलब है डाइज होती हैं हमारे पास लिक्विड फॉर्म में, जो हम उस स्लाइड के ऊपर डाल देते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमारे माइक्रोस्कोप में फिर ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सा सेल हमें कैसा दिख रहा है। ठीक है। ये जो पिक्चर आपके सामने है ये कलर्ड पिक्चर है, लेकिन ये कलर्ड पिक्चर माइक्रोस्कोप में ले रखी है, ये बॉडी के अंदर ऐसे कलर्ड नहीं घूमते डब्ल्यूबीसीज हमारे। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पर न्यूक्लियस आपको पर्पल दिखता है, और जब माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे वहां पर भी पर्पल ही दिखेगा, लेकिन स्टेनिंग करने के बाद।
जब आपने ब्लड की जो फिल्म बनाई है उसकी स्टेनिंग कर लोगे, उसके बाद आपको वो कलर्ड दिखाई देंगे और सबके कलर अलग अलग दिखाई देंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर बताया गया है न्यूट्रोफिल के जो ग्रेन्यूल्स हैं, न्यूट्रोफिल के जो ग्रेन्यूल्स हैं वो न्यूट्रल दिखाई देते हैं। हम एक स्टेनिंग सॉल्यूशन यूज करते हैं, उसके अंदर हमने एसिडिक और बेसिक स्टेन को मिक्स करके डालते हैं। ठीक है, तो कोई सेल एसिडिक स्टेन को अपने साथ बाइंड करके एसिडिक वाली स्टेन वाला रंग दिखाई देगा उसमें। किसी सेल ने जिसने बेसिक डाई के साथ अपने आप को कलर किया होगा वो बेसिक दिखाई देगा। और कोई सेल हो सकता है एसिडिक और बेसिक दोनों का कॉम्बिनेशन जो न्यूट्रल डाई बनी उसके साथ स्टेन्ड हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? सो कुछ सेल्स एसिडिक दिखते हैं, कुछ सेल बेसिक दिखते हैं और कुछ सेल हमें न्यूट्रल डाई से रंगे हुए दिखाई देते हैं। उसी के हिसाब से आप देखोगे इनके नाम भी हमने ऐसे ही रखे हुए हैं। न्यूट्रोफिल यानी वो सेल जिसके ग्रेन्यूल्स न्यूट्रल डाई से रंगे जाएं, न्यूट्रल स्टेन। बेसोफिल वो सेल है जिसके ग्रेन्यूल्स बेसिक डाई से स्टेन हो जाएं, कलर्ड हो जाएं। इयोसिनोफिल वो सेल होता है जिसके ग्रेन्यूल्स एसिडिक डाई या एसिडिक स्टेन जिसका नाम है इयोसिन, इयोसिन एक डाई का नाम है जिसका नेचर एसिडिक होता है, उसके साथ बाइंड करके उसका कलर दे। समझ रहे हैं? उसी हिसाब से इनके नाम है न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल। इनके ग्रेन्यूल्स किस डाई के साथ बाइंड होकर कलर देते हैं उसके आधार पे इनके नाम है। क्लियर है बेटा? न्यूट्रोफिल टेक्स न्यूट्रल स्टेन, एक एक सेल पर हम पढ़ेंगे। न्यूट्रोफिल हैव 3 to 5 lobed nucleus and they are phagocytic in action। ये फैगोसाइट करते हैं, किसी भी फॉरेन पार्टिकल को देखकर उसे एंगल्फ कर लेते हैं, उसे खा जाते हैं। क्लियर? इयोसिनोफिल एक इयोसिन नाम की एसिडिक डाई होती है, उसके साथ इसके ग्रेन्यूल्स कलर देते हैं, पिंक कलर के ग्रेन्यूल्स, ऑरेंजिश पिंक इसके ग्रेन्यूल्स दिखाई देते हैं। इसका न्यूक्लियस के 2 लोब्स हैं, बाइलोब्ड न्यूक्लियस इसको हम बोलते हैं। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस्नोफिल के जो न्यूक्लियस है उसके 2 लोब्स होंगे, हमेशा याद रखिएगा, और बहुत बड़े बड़े दिखाई देंगे, ऐसा लगेगा पूरे सेल में बस न्यूक्लियस ही है क्या। समझ रहे हो? बिगर न्यूक्लियस। तीसरा पॉइंट है दे हैव एंटीहिस्टामिन प्रॉपर्टी। इनके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उस ग्रेन्यूल्स के अंदर कुछ कंपोनेंट, कुछ एक किस्म का एक मॉलिक्यूल रहता है ग्रेन्यूल्स के अंदर जो कि एंटीहिस्टामिन एक्टिविटी करता है। एंटीहिस्टामिन एक्टिविटी मैं आपको बताऊंगी अभी जब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। बेसोफिल बेसिक डाई से रंगा जाएगा, ट्विस्टेड न्यूक्लियस है, और इसकी जो ग्रेन्यूल्स हैं उसके अंदर जो पिगमेंट है या जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन कौन से हैं? हिपैरिन और हिस्टन। देखिए मैं बोल रही हूँ ये तीनों सेल डिफेंस का काम करते हैं। डिफेंस का मतलब ये बैक्टीरिया या वायरसेस से लड़ेंगे, तो लड़ने के लिए इनके पास अपने हथियार होने चाहिए। दे शुड हैव देयर वेपन्स। तो हर सेल के पास अपना वेपन है। न्यूट्रोफिल के पास क्या वेपन है? वो पकड़ेगा एक एक को और खत्म कर देगा। न्यूट्रोफिल, बिकॉज उसके पास पावर है फैगोसाइटोसिस करने की, वो पकड़ेगा और नष्ट कर देगा। ठीक है। बेसोफिल, तीसरे सेल की मैं बात कर रही हूँ। बेसोफिल के पास हिपैरिन और हिस्टामिन नाम के
दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये इससे बैक्टीरिया को कंट्रोल करता है, हिपैरिन और हिस्टामिन। ये डिफेंस एक्शन में समझो, इसके पास दो वेपन्स हैं, इसके हथियार हैं इसके दो। एक का नाम है हिपैरिन और दूसरे का नाम है हिस्टामिन। ये ग्रेन्यूल्स के अंदर पड़े हुए होते हैं, ठीक है। इस्नोफिल जो हमारा सेल है, उसके पास एंटीहिस्टामिन एक्टिविटी होती है। आपने देखा हो कभी, जब मान लीजिए कभी कोई मधुमक्खी काट जाती है, मधुमक्खी काटती है तो एकदम स्वेलिंग हो जाती है उस पर्टिकुलर जगह पर जहां पर मधुमक्खी ने काटा। या कई बार हमें एलर्जी होती है किसी चीज से, तो हमारी जैसे मान लीजिए आंखों में किसी चीज से एलर्जी है तो आंखें लाल हो जाती है ना। या आपको स्किन एलर्जी हो गई है तो स्किन पर जगह जगह रेड रैशेज से बन जाएंगे, या रेड रेड छोटे छोटे दाने बन जाएंगे। वो सब होता है इस्नोफिल और बेसोफिल के कारण। क्योंकि जो एलर्जी जिन कंपोनेंट्स के कारण होती है, उन कंपोनेंट से लड़ने के लिए हमारे पास इस्नोफिल और बेसोफिल है। इस्नोफिल वो सेल है जो हमेशा जब जब एलर्जी होगी आपको, देखो एलर्जी बैक्टीरिया और वायरस से नहीं होती। हो सकता है एलर्जी किसी को धूल से हो सकता है एलर्जी किसी को दूध से हो, या किसी को हम बोल सकते हैं मशरूम से हो, मतलब कोई खाने पीने की चीज भी हो सकती है, कोई पर्टिकुलर प्रोटीन हो सकता है, किसी को गेहूं से एलर्जी होती है, गेहूं में जो ग्लूटेन है उससे किसी को एलर्जी होती है। तो एलर्जी अलग अलग चीजों से हो सकती है। तो एलर्जेंस के कंट्रोल के लिए हमारी बॉडी के पास जो डिफेंस है वो है इस्नोफिल। एलर्जीज जब जब होंगी तब तब इस्नोफिल का नंबर बढ़ जाएगा और इस्नोफिल्स कंट्रोल करेंगी, ठीक है। बेसोफिल्स ज्यादातर जब बॉडी के अंदर ट्यूमर या कैंसर होता है, बेसोफिल का नंबर तब बढ़ जाता है। क्लियर। तो न्यूट्रोफिल बढ़ेगा हमेशा किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। एक्यूट बैक्टीरियल मतलब जो जल्दी से हो जाता है, एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसको होने में बहुत लंबे समय नहीं लगते, कि कई कई साल लग रहे हैं, कई कई महीने लग रहे हैं, ऐसा नहीं। ऐसा इन्फेक्शन जैसे आपने कुछ खाया बाहर का, मार्केट का कुछ गड़बड़ खा लिया और आपका पेट खराब हो गया, तो ऐसे में जो सेल्स बढ़ेंगे, कौन से सेल बॉडी के अंदर बढ़ेंगे? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल का काम है एक्यूट इन्फेक्शन को कंट्रोल करना। या कहीं पर कोई पिंपल बन गया है, कहीं पर स्किन के ऊपर कोई फोड़ा फुंसी कुछ हो गया, तो न्यूट्रोफिल्स बढ़ेंगे, क्योंकि वो एक्यूट डिजीज हुई है। एक्यूट मतलब जो शॉर्ट ड्यूरेशन में हो जाए, कल बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आया, आज डिजीज हो गई, ठीक है। ऐसी चीज को हम बोलते हैं एक्यूट। और कुछ इन्फेक्शन होते हैं जो क्रॉनिक होते हैं। क्रॉनिक का मतलब महीने दो महीने के बाद जाकर, या कई एक दो साल के बाद जाकर पता चलेगा आपको कि ये बीमारी हो गई। फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरक्लोसिस। टीबी का जो इन्फेक्शन है वो एक या दो महीने में नहीं होता। टीबी का इन्फेक्शन ऐसे नहीं है कि यदि मेरे साथ में कोई आज बैठा है उसको ट्यूबरक्लोसिस है तो उसने आज खांसी तो कल मुझे टीबी हो गई, ऐसे नहीं होता। यदि मैं किसी के साथ लॉन्ग ड्यूरेशन से टीबी के पेशेंट के साथ हूं, पल्मोनरी टीबी जिसको गले की टीबी, खास जो जिसको हम बोलते हैं ना लंग्स वाली जो टीबी होती, खांसने वाली टीबी कई तरह की होती है, आप आगे पढ़ेंगे ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। तो ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसी डिजीज है, यदि मैं किसी के साथ लॉन्ग टर्म कांटेक्ट में रहूं, महीने दो महीने 6 महीने किसी के साथ रहूं, तो उसके बाद मुझे वो डिजीज डेवलप होने में 5-6 महीने और लगेंगे, मेरे अंदर सिम्टम आने में, मुझे खांसी होने में, ठीक है। तो ऐसी जो डिजीज है जिसमें कई महीने या साल 2 साल लगे सिम्टम आने में, डिजीज को डेवलप होने में, उनको हम क्रॉनिक डिजीज बोलते हैं। तो उनमें न्यूट्रोफिल काम नहीं करता। न्यूट्रोफिल काम करता है जो तुरंत बीमारियां, जो एक्यूट इन्फेक्शंस जो होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? न्यूट्रोफिल एक्यूट इन्फेक्शंस में काम करता है, इस्नोफिल एलर्जीज में काम करता है, और बेसोफिल ट्यूमर और कैंसर जब डेवलप होते हैं बॉडी में तब बेसोफिल्स एक्टिव होते हैं। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं हम ए ग्रेनुलोसाइट की, यानी कि वो दो सेल जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं है। तो इसमें पहला सेल है लिम्फोसाइट और दूसरा है मोनोसाइट।
पहला पॉइंट तो यही है, दे डोंट हैव एनी ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म, इनके पास साइटोप्लाज्म में कोई ग्रेन्यूल्स नहीं है। तो फिर ये डिफेंस कैसे करते हैं? ये भी तो WBC हैं, काम तो इनका भी डिफेंस का है। इन्हें भी बैक्टीरिया, वायरस या बॉडी के अंदर पैथोजेंस जो भी आते हैं, जो बीमारी कर सकते हैं हमें, उन सब के अगेंस्ट में इनको लड़ना है। तो ये कैसे लड़ेंगे? लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाता है, समझ रहे हो? और एंटीबॉडीज जाकर बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज कर देंगी, या वो जो टॉक्सिन रिलीज कर रहा है, जो पॉइजनस केमिकल रिलीज कर रहा है, उन्हें न्यूट्रल कर देंगे। समझ रहे हो? लिम्फोसाइट खुद से जाके बैक्टीरिया को नहीं खाएगा, बल्कि लिम्फोसाइट क्या कर देगा? एंटीबॉडीज छोड़ देगा, बना बनाकर एंटीबॉडीज निकालता जा रहा है। ये एंटीबॉडीज जाएंगी और बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी पैथोजन है उसके अगेंस्ट में उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, उसे खत्म कर देंगे। क्लियर? मोनोसाइट जो दूसरा सेल है, उसका काम है फेगोसाइटोसिस, वो जाकर बैक्टीरिया को खाएगा। ठीक, अब जरा इनके मैं थोड़ा साइज के बारे में मैं आपको बताऊं। दिव्यांशु, दिव्यांशु आप अपना माइक बंद कीजिए। हाँ जी, तो लिम्फोसाइट दो किस्म के होंगे, एक स्मॉल लिम्फोसाइट होगा, एक लार्ज लिम्फोसाइट होगा। साइज के आधार पर मैं बता रही हूँ इनके बारे में। लिम्फोसाइट फर्दर दो टाइप के हो सकते हैं, एक स्मॉल लिम्फोसाइट हो सकता है, एक लार्ज लिम्फोसाइट। ठीक, स्मॉल लिम्फोसाइट का डायमीटर लगभग 10 से 12 माइक्रोमीटर होगा, यानी आरबीसी से थोड़ा सा ही बड़ा। आरबीसी 7-7.5 माइक्रोमीटर के होते हैं, लिम्फोसाइट जो स्मॉल वाला है वो 10 माइक्रोमीटर तक का होगा। क्लियर? जबकि जो लार्ज लिम्फोसाइट है वो 10 से 20 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। यानी लिम्फोसाइट देखें हम तो साइज के आधार पर दो लिम्फोसाइट बन सकते हैं बॉडी के अंदर, एक स्मॉल लिम्फोसाइट हो सकता है और एक लार्ज लिम्फोसाइट हो सकता है। स्मॉल लिम्फोसाइट का साइज है 8 to 10 माइक्रोमीटर, लार्ज लिम्फोसाइट का डायामीटर होता है आपका 10 to 20 माइक्रोमीटर। क्लियर? मोनोसाइट एक ही किस्म का है, दैट इज मोनोसाइट ओनली। मोनोसाइट को हम मैक्रोफेज भी कहते हैं। मोनोसाइट और मैक्रोफेज एक ही बात है, और दे आर हाईली फैगोसिटिक इन एक्शन। ये भी जाकर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो भी है उसे जाकर खा जाते हैं। सेल ईटिंग वाला प्रिंसिपल पर ये काम करते हैं। दे आर वेरी मच फैगोसिटिक इन एक्शन। और इनकी शेप आप देखें तो दोनों ही राउंड सेल हैं, दोनों ही राउंड सेल है। राउंड सेल जैसे जैसे आपकी क्रिकेट बॉल, ठीक है, राउंड बॉडीज हैं दोनों की दोनों। और दोनों के अंदर जो न्यूक्लियस है वो लोब्स की फॉर्म में नहीं है। ठीक, लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस बहुत बड़ा न्यूक्लियस होता है, इतना बड़ा होता है कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म सिर्फ एक रिम के जैसे दिखाई देता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। बस हल्का हल्का सा स्काई ब्लू कलर का साइटोप्लाज्म दिख रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ। पूरा सेल न्यूक्लियस ने घेरा हुआ है। मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम इज कवर्ड बाय न्यूक्लियस ओनली। साइटोप्लाज्म appears just as a rim around the nucleus। इसमें साइटोप्लाज्म की मात्रा बहुत कम होती है। न्यूक्लियस ज्यादातर जो स्पेस है वो न्यूक्लियस ने कवर किया होता है। न्यूक्लियस इज दैट बिग इन साइज। क्लियर? ग्रेन्यूल्स कोई नहीं होते। न्यूक्लियस डार्क पर्पल कलर का दिखता है स्टेनिंग के बाद। चीज जो मैं बता रही हूँ, कलर्स जो मैं WBC में बता रही हूँ, आफ्टर स्टेनिंग बता रही हूँ। ब्लड में हमारे जो WBC घूम रहे हैं वो ऐसे नहीं दिखते रंगीन। गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, न्यूक्लियस डार्क पर्पल एंड साइटोप्लाज्म इज स्काई ब्लू इन कलर। साइटोप्लाज्म इज स्काई ब्लू इन कलर। क्लियर? मोनोसाइट में जो न्यूक्लियस है बेटा, दैट न्यूक्लियस इज किडनी शेप और बीन शेप। किडनी शेप और बीन शेप न्यूक्लियस इज फाउंड इन
मोनोसाइट्स। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं ल्यूकोपोइसिस। ल्यूकोपोइसिस माने प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसीज। हमने इरिथ्रोपोइसिस पढ़ा, आरबीसीज बनने का प्रोसेस। ल्यूकोपोइसिस मींस ल्यूको माने डब्ल्यूबीसी, पोइसिस माने प्रोडक्शन। क्लियर? ये टर्म्स जो मेडिकल टर्म है ना बेटा, ये आप बोलकर और लिखकर इनकी स्पेलिंग्स बार बार देखेंगे, बिकॉज ये टर्म्स 12th क्लास में आपके पास नहीं थी। यू आर स्टडिंग देम फॉर द फर्स्ट टाइम। क्लियर? ल्यूकोपोइसिस, प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी। क्लियर? अब इनकी फॉर्मेशन होती कहाँ है, साइट कहाँ है, जगह कहाँ है, कहाँ पर बनेगा, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। लीवर, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, इन सब में, बोन मैरो में और लिम्फ नोड्स में, इन सब में एडल्ट्स में बनते हैं डब्ल्यूबीसीज। फीटल कंडीशन में लीवर और स्प्लीन में बनते हैं। ठीक है, हम पहले भी बात कर चुके हैं, जैसे जैसे आरबीसीज जैसे जैसे बनते हैं वहीं पर डब्ल्यूबीसी भी बनते हैं। अब डब्ल्यूबीसीज की नॉर्मल रेंज मैंने आपको बताई 5000 से 10,000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। ब्लड के अंदर 1 माइक्रोलीटर ब्लड में 5000 से 10,000 तक आपके पास डब्ल्यूबीसी होते हैं। परंतु यदि डब्ल्यूबीसीज की संख्या बढ़े तो क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसीज की संख्या बढ़ेगी ही जब जब डब्ल्यूबीसीज को काम अधिक करना पड़ेगा। यदि अटैक होगा बॉडी के ऊपर, बैक्टीरिया का, वायरस का, फंगस का, किसी किस्म की एलर्जी, हमारी बॉडी को यदि डिफेंस चाहिए तो डब्ल्यूबीसीज की संख्या एकदम बढ़नी शुरू होगी। ठीक? और इंक्रीज डब्ल्यूबीसीज काउंट, इंक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट इज नोन एज ल्यूकोसाइटोसिस। डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत अधिक होने को हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। इंक्रीज इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी इज नोन एज ल्यूकोसाइटोसिस। ये पीछे जो साइटोसिस शब्द है ना, इसको आप ध्यान में रखेंगे। जब भी साइटोसिस लगेगा मतलब नंबर बढ़ रहा है। ठीक है? जब पोएसिस लगेगा यानी प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। पोएसिस, POIESIS, पोएसिस माने प्रोडक्शन, साइटोसिस माने इंक्रीज इन काउंट, नंबर बढ़ गया। ठीक? पीनिया जहां लगेगा, पीनिया, ल्यूकोपीनिया, जैसे मैंने बोला, ल्यूकोपीनिया का अर्थ है नंबर घट गया। नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी डिक्रीजेस देन द नॉर्मल रेंज। नॉर्मल रेंज क्या है, 5000 होने चाहिए। 5000 से कम यदि किसी में 1000, 2000 डब्ल्यूबीसीज हैं पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, तो उसका मतलब that individual has a condition called ल्यूकोपीनिया। इस इंसान को ल्यूकोपीनिया हुआ है, यानी डब्ल्यूबीसीज की संख्या घट गई है। बात आई समझ में? चलिए, अब एक शब्द आपने सुना है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया जिसे हम बोलते हैं ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर को जो मेडिकल टर्म है वो बोली जाती है ल्यूकीमिया। कैंसर जब भी हम बोलते हैं इसका मतलब है सेल बनना, बहुत अधिक सेल बन रहे हैं, बहुत ज्यादा नंबर में सेल बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। तो यदि बॉडी में कहीं और बनती है तो वो गांठ के रूप में बन जाती है, ट्यूमर के फॉर्म में, एक स्वेलिंग टाइप आपको दिखाई देती है। लेकिन यदि डब्ल्यूबीसीज का नंबर बढ़ने लगे बॉडी के अंदर बहुत अधिक, नॉर्मली आपके 10,000 डब्ल्यूबीसीज हैं, कभी इन्फेक्शन होगा तो डब्ल्यूबीसीज 10,000 से बढ़ेंगे, लेकिन कितने बढ़ेंगे, 10,000 से 11,000, 12,000, 15,000, 16,000, 20,000। लेकिन यदि डब्ल्यूबीसीज 50,000 से अधिक, मोर देन 50,000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड यदि होता है, तो तुरंत पेशेंट की बोन मैरो की रिपोर्ट करी जाती है। बोन मैरो को चेक किया जाता है कि कहीं डब्ल्यूबीसीज का कैंसर तो नहीं हो गया, डब्ल्यूबीसीज का नंबर तो बहुत अधिक नहीं बढ़ गया, कहीं ल्यूकीमिया तो नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? और उस कंडीशन को कहते हैं ब्लड कैंसर या ल्यूकीमिया। क्लियर है? चलिए, ग्रैन्युलर डब्ल्यूबीसीज, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस बताया गया है एक एक का, जैसे न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और बेसोफिल। तीनों ही सेल बोन मैरो में बनते हैं और 3 से 4 न्यूक्लियस होते हैं। न्यूट्रोफिल में लोब्स होते हैं
इस्नोफिल में 2 लोब्स होते हैं, और यहाँ पर इनडिस्टिंक्ट लोब्स, इनडिस्टिंक्ट मतलब आप लोब्स को पहचान नहीं पाओगे कि ये लोब्स बन गए कि नहीं बने, ठीक है। और ये ब्रैकेट में डाई का नाम लिखा है बेटा, स्टेन विथ न्यूट्रल डाई हिमेटॉक्सिलिन, एक न्यूट्रल डाई है ना, यानी कि ना एसिडिक डाई से रंगा जाएगा ना बेसिक डाई से, बल्कि इसको कलर करने के लिए हमें एक न्यूट्रल डाई चाहिए। इयोसिन के ग्रेन्यूल्स को यदि आपको कलर करना है तो आपको एक इयोसिन नाम की एसिडिक डाई चाहिए। ऐसे ही बेसोफिल को यदि आपको कलर करना है तो यू नीड अ बेसिक डाई, फॉर एग्जांपल मिथाइलिन ब्लू। क्लियर है? इसी तरीके से ए ग्रेनुलोसाइट्स जो यहाँ पर बनाए गए हैं, आप देखेंगे लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये थोड़े इनके अपेंडेजेस, इनके इनके अंदर से कुछ एक्सटेंशंस बाहर निकल रहे हैं, देख रहे होते। आरबीसीज को याद करो, आरबीसीज के अंदर से कुछ ऐसी कोई बाहर की तरह से कांटे नहीं निकल रहे थे, मतलब उसका साइटोप्लाज्म बाहर की तरफ ऐसे रश नहीं कर रहा था। लेकिन क्योंकि ये जो डब्ल्यूबीसीज हैं, ये फैगोसिटिक नेचर होता है इनका, ये एंगल्फ कर लेते हैं, तो ये अपना साइटोप्लाज्म ऐसे बाहर की तरफ इनका निकल रहा होता है। इसको जब भी आप कभी कॉपी में ड्रॉ करेंगे तो ऐसे सर्कल नहीं बना देना है, इसको फ्री हैंड से ऐसे थोड़ा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हम बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका साइटोप्लाज्म ऐसे ऐसे बाहर निकल रहा होता है, छोटे छोटे स्यूडोपोड्स होते हैं इसमें। क्लियर है? इसका फंक्शन आपको क्लियर होना चाहिए। लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बनाता है। कभी भी कोई आपसे पूछे एंटीबॉडीज कहाँ बनती हैं, कौन सा सेल बनाता है, तो आपके पास क्लियर आंसर होना चाहिए, लिम्फोसाइट। एक डब्ल्यूबीसी है जिसका नाम लिम्फोसाइट है, वो एंटीबॉडीज बनाता है। क्लियर है? चलिए, अब मैं बात करूंगी आपके साथ प्लेटिलेट्स के बारे में। थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं प्लेटिलेट्स को, इनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता, ये पिंच ऑफ साइटोप्लाज्म होते हैं। पिंच ऑफ साइटोप्लाज्म का अर्थ है बेटा, जैसे थ्रोम्बोसाइट का जो मदर सेल है उसका नाम है मेगाकारियोसाइट, ठीक। मेगाकारियोसाइट बोन मैरो के अंदर रहता है, और मेगाकारियोसाइट का जो साइटोप्लाज्म है, समझो मैंने साइटोप्लाज्म को ऐसे एक अपनी चुटकी में ऐसे पकड़ के ऐसे छोड़ दिया, ऐसे पिंच ऑफ साइटोप्लाज्म, मैंने ऐसे अपनी अंगूठे उंगली से ऐसे साइटोप्लाज्म पकड़ा और ऐसे ब्लड में छोड़ दिया, ये एक प्लेटिलेट बन गया। फिर मैंने उसके साइटोप्लाज्म को ऐसे एक चुटकी भर उठाया, ये छोड़ दिया, ये दूसरा प्लेटिलेट बन गया। समझ रहे हो? पिंच ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ मेगाकारियोसाइट इज नोन एज थ्रोम्बोसाइट। मेगाकारियोसाइट के साइटोप्लाज्म में से छोटे छोटे टुकड़े निकल निकल कर गिरते रहते हैं, साइटोप्लाज्म ही उसका टुकड़ों में टूटता रहता है, जैसे बडिंग होती है, बडिंग का जो प्रोसेस होता है, उसी तरीके से मेगाकारियोसाइट एक सेल है, उस मेगाकारियोसाइट की साइटोप्लाज्म के जो छोटे छोटे पिंच ऑफ निकल जाते हैं और ब्लड में आ जाते हैं, उसे हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। इनकी कोई राउंड या ऐसे शेप नहीं होती, ये पॉलीगनल टाइप के होते हैं। पॉलीगनल समझते हो ना, जिसके 4-5 कोने ऐसे होते हैं, ठीक है। हम उसकी कोई ऐसे राउंड शेप नहीं बता सकते, वो ऐसे जैसे आप किसी चीज को ऐसे जेली जैसी कोई चीज हो, और आपने मान लीजिए आपके ऐसा पास जैम है, जो जैम की आप ऐसे चुटकी ऐसे भरकर ऐसे छोड़ रहे हो, तो उसकी क्या शेप होगी? कोई शेप नहीं होगी, है ना। न्यूक्लियस इसमें होता नहीं है, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट साइटोप्लाज्म ओनली। आपने ये जो बनता है ये साइटोप्लाज्म से बनता है, ठीक है। तो ये ए न्यूक्लिएटेड यानी न्यूक्लियस से रहित होते हैं, दे डोंट हैव न्यूक्लियस, और इनकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती है। राउंड भी हो सकते हैं, पॉलीगनल भी हो सकते हैं, बाइकन्वेक्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, कोई स्पेसिफिक रेगुलर शेप नहीं। क्लियर है? इनका नंबर कितना होता है, कितना ये इनका एवरेज काउंट होना चाहिए, इनका होता है बेटा 2.5 लाख से 4.5 लाख, 2.5 लाख टू 4.5 लाख पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। क्लियर है? आरबीसी हमने कितना पढ़े, 4.5 से 5.5 मिलियन, ये याद रखना है आपको बाई हार्ट। जैसे मैं 2 का टेबल यदि आपसे पूछूं तो आप फट से बोलोगे 2 2 जा 4, वैसे ही आपको आरबीसी पता होना चाहिए। आरबीसी का काउंट कितना हमने बोला, हमने बोला लगभग 5 मिलियन, नियरली 5 मिलियन आरबीसीज पर माइक्रोलीटर, या फिर उसको पर क्यूबिक एमएम भी बोल सकते हैं, पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। डब्ल्यूबीसीज कितने बताए मैंने, 5,000 से 10,000 या 11,000 तक,
पर क्यूबिक माइक्रोलीटर ऑफ द ब्लड। प्लेटिलेट्स क्या बताए, 2.5 टू 4.5 लैक्स पर क्यूबिक एमएल। 1 मिलियन में है, 1,000 में है, 1 लैक्स में। आरबीसी बहुत अधिक होते हैं, मिलियंस में होते हैं, इसीलिए ब्लड हमें लाल रंग का दिखाई देता है, कलरलेस नहीं दिखता। डब्ल्यूबीसी अधिक होते हैं तो लाल रंग इतना कहाँ दिखता। क्लियर है? चलिए, अब इनका एवरेज लाइफ स्पैन क्या है, जीवन कितने समय का है। प्लेटिलेट्स, एक प्लेटिलेट लगभग 5 से 10 दिन तक जी सकता है, उसकी लाइफ एक प्लेटिलेट की लगभग 5 से 10 दिन तक है। फंक्शन क्या है इनका, काम ये क्या करते हैं, ये ब्लीडिंग को रोकते हैं। यदि कहीं पर भी कुछ कट लगा, ब्लड वेसल्स टूटी, ब्लड हमारा ब्लड वेसल्स में बहता है, क्लोज नेटवर्क है, पाइप्स का जाल बना हुआ है पूरी बॉडी के अंदर। इन पाइप्स को हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। उसमें आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, आर्ट्रियोल्स होती हैं। आपको मालूम है ब्लड इनमें बहता है। तो जब भी कहीं कोई कट लगा, कोई चोट लगी, तो ये ब्लड वेसल्स कटती है, ब्लड वेसल्स टूटती है और ब्लड बाहर निकलना शुरू होगा। तो बॉडी के पास उस ब्लीडिंग को रोकने की कैपेसिटी है। ऐसा नहीं कि एक बार यदि कट लग गया तो ब्लीडिंग होती ही रहेगी, चलता ही रहेगा, ब्लड वहां पर खून निकलता ही रहेगा, ऐसा नहीं है। वहां पर प्लेटिलेट्स आकर चिपक जाते हैं। वो जो कटिंग जो हुआ, जहां पे कट हुआ, वहां पे प्लेटिलेट्स आके एक पैच बना लेते हैं, एक चकत्ता सा, एक पैच सा, वहां पर आकर एक दूसरे के साथ एक पैच वर्क बना लेते हैं, एक पेस्टिंग बना लेते हैं वहां पे कच्चा। बाद में आकर वहां पर एक नॉर्मल ब्लड वेसल बनेगी, लेकिन उस ब्लड वेसल को एक पूरे जहां से कटिंग हुई है वहां पे सेल बनने में समय लगेगा। ठीक है, तो जब सेल बनेंगे तब बनेंगे, फिलहाल तो ब्लीडिंग रोकनी है। तो ब्लीडिंग रोकने के लिए वहां पर प्लेटिलेट एक दूसरे के ऊपर फटाफट फटाफट चिपकते चले जाते हैं। तो वहां पर एक टेम्परेरी एक प्लग बन जाता है। ठीक है, उस प्लग को, उस स्टिकर को हम बोलते हैं प्लेटिलेट प्लग। क्लियर? इट रिलीजेस थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये एक केमिकल रिलीज करता है, ये एक केमिकल जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, वो प्लेटिलेट में से निकलता है। वो भी हेल्प करता है ब्लड की क्लॉट होने में। क्लियर है? ब्लड की क्लॉटिंग में वो हेल्प करता है। चलिए, शेप यदि हम अब इसकी बोले, सर्कुलर, बाइकन्वेक्स, कुछ भी हो सकती है। नॉन न्यूक्लिएटेड, साइज लगभग 2 से 4 माइक्रोमीटर होता है इसका। और इसका नॉर्मल काउंट मैंने आपको बताया, इसका लाइफ स्पैन बताया, और इसका फंक्शन आपको याद रखना है, ब्लड क्लॉटिंग। क्लियर है? थ्रोम्बोपोइसिस, पोइसिस का अर्थ प्रोडक्शन, थ्रोम्बो माने प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स के बनने की प्रक्रिया को, प्रोडक्शन ऑफ प्लेटिलेट को हम कहते हैं थ्रोम्बोपोइसिस। और प्लेटिलेट्स हैं क्या? प्लेटिलेट्स फ्रेगमेंट्स ऑफ अ लार्ज सेल, एक बड़ा सा सेल होता है जो मैंने आपको बताया, मेगा कार्योसाइट, जो बोन मैरो में ही रहता है, लेकिन उसके छोटे छोटे टुकड़े जो टूट टूट कर बाहर निकलते हैं, उन्हें हम प्लेटिलेट्स कहते हैं। सो प्लेटिलेट्स आर नॉट अ सेल। प्लेटिलेट्स एक सेल नहीं है। सेल तो वो होता है जिसकी प्रॉपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और उसके अंदर न्यूक्लियस हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, उसकी गोल्गी बॉडीज हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता प्लेटिलेट में। प्लेटिलेट तो जस्ट फ्रेगमेंट ऑफ अ लार्ज सेल है जिसका नाम है मेगा कार्योसाइट। कई बार क्वेश्चन आता है विच इज द मदर सेल ऑफ प्लेटिलेट्स, और नीचे 4 ऑप्शन में लिखा होगा, उसमें से जहां पर मेगा कार्योसाइट लिखा होगा आप वहां टिक करेंगे। क्लियर है? चलिए 2 पॉइंट्स और मैं बता देती हूँ। इंक्रीज प्लेटिलेट काउंट को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। साइटोसिस मैंने आपको बताया, जब भी इंक्रीज होगा काउंट तो हम बोलेंगे साइटोसिस। थ्रोम्बोसाइट्स नॉर्मल से अधिक यदि हो गए, 4.5 लाख मैंने यदि आपको बोला, यदि 7 लाख हो गया है, यदि इंक्रीज नंबर ऑफ प्लेटिलेट्स हो गया है, तो हम बोलेंगे इट इज थ्रोम्बोसाइटोसिस। और यदि डिक्रीज हो गया प्लेटिलेट्स का नंबर, यदि 1.5 लाख से भी कम हो गया, तो उसको हम बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, नंबर डिक्रीज हो गया। प्लेटलेट्स का काम क्या है बेटा? ये क्लॉटिंग कराता है,
जैसे ही कहीं पर ब्लीडिंग होती है तो तुरंत कुछ समय के बाद वहां पर जली जैसी चीज वहां पर बन जाती है विद इन फ्यू मिनट्स, और जिसके कारण की वहां पर ब्लीडिंग रुक जाती है। उस चीज को हम बोलते हैं ब्लड क्लॉट। उस जली जैसी चीज को, सॉफ्ट सा जो जली जैसी जो चीज होती है उसको हम बोलते हैं ब्लड क्लॉट। क्लियर है बेटा? That's all about today. That's all about this class, composition and function of blood. और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। यदि कोई भी डाउट है, आप इस लेक्चर को अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा। कोई भी डाउट होगा तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इस पर डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है? दैट्स ऑल।